अर्पित जी, आपका ऑल इंडिया रैंक 54 है, 44 है। आप आईएएस बन गए हैं ना। और मैं आप में एक बहुत बड़ा भविष्य देख रहा हूँ कैबिनेट। अपने सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? मैं अपनी सफलता का श्रेय जो है अपने परिवार को सबसे ज़्यादा देना चाहता हूँ। मेरे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने कंस्टेंटली मुझे सपोर्ट किया कि जॉब छोड़ने का डिसीजन जो है मेरा वो कॉलेज से ही डिसाइडेड था कि जॉब तो करनी नहीं है। हाँ। कितने दिन करूँगा ये इस पे डिपेंड करता है कि मैं कितने टाइम तक जो है जॉब के साथ पढ़ पाऊँगा। तो हालांकि वो दिन जो है 2 ढाई महीने 3 महीने में ही आ गया कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। लेकिन क्योंकि मेरा जो है मोटिव कभी भी जो है सैलरी या पैसा नहीं रहा है, तो मतलब मुझे कभी भी इस चीज़ को लेकर दुख नहीं होना था कि मैं जॉब छोड़ दूंगा तो मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे। आईआईटीएन आपने रुड़की से बीटेक किया, 2-3 महीने तक आपने जॉब किया, फिर आप जॉब छोड़ते हैं और यूपीएससी की तैयारी करने लगते हैं। आपको कहाँ से ये मोटिवेशन मिला कि हमको यूपीएससी की तैयारी कि मेंस की प्रिपरेशन जो है शुरू से करनी चाहिए। जब भी आप शुरू करते हैं तो मेंस की तैयारी शुरू करिए और कम से कम पहले 6 महीनों तक मेंस के सिलेबस को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। 4 लाइन्स पे सिलेबस लिखा हुआ है उसका, और 4 लाइन्स के सिलेबस को डिकोड करने में लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए जो है आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझनी है वो ये है कि आपको मेंस का सिलेबस पढ़ना है। मेंस के सिलेबस से समझना है कि प्रीलिम्स का सिलेबस है। रिजल्ट आने के बाद उस खुशी को जानना चाहता हूँ। अर्पित, आपको कैसा महसूस हुआ? लग रहा है कि आप आईएएस बन गए? देखिए, सही बताऊं तो मुझे अभी तक ये जो वो वाली खुशी है बनने वाली, वो कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा नहीं आई है मुझे। तो मतलब मैं तो सबसे ज़्यादा खुश इस बात को लेकर के हूँ कि मेरे आसपास के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो जो एक फीलिंग होती है खुशी वाली, वो मतलब सिंक इन करना जिसको बोलते हैं, एक्सेप्टेंस हो जाना उस चीज़ का, वो कहीं ना कहीं अब उतने लेवल पे नहीं हुआ है, क्योंकि लोग अभी तक आ जा रहे हैं तो बैठ करके सोचने का मौका नहीं मिला है अभी तक कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। और इतने दिनों ने वो यही हुआ करता था कि मैं जो है सुबह 10 बजे पढ़ने बैठता था और 10 से 12:30 मैं एक बार एक स्लॉट में पढ़ता था। फिर दोपहर में वही थोड़ा जो है रेस्ट करना और ये सब करने के बाद एक बार शाम को 3:30 से 6 बजे पढ़ता था। फिर एक बार 7 बजे से 9:30 बजे तक पढ़ता था। तो ये 3 स्लॉट्स में मेरी लगभग 7.5 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी। इसके बाद मैं रात में 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो है बाकी चीज़ें कवर करता था, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ लिया मैंने, या फिर कुछ भी चीज़ें हैं जो नई मुझे लगता है कि कवर करनी है, नई वाली चीज़ें वो कवर कर लेता था। तो लगभग जो है मेरी डेली बेसिस पे 9 घंटे की पढ़ाई होती थी इफेक्टिवली। कोई उड़ना चाहे तो उसकी उड़ान को रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि छोटे छोटे आंखों से बड़े बड़े सपने देखे जा सकते हैं और इस सपनों को पूरा करने के लिए लगन की ज़रूरत होती है। और ये लगन और मेहनत साफ दिखता है अर्पित गुप्ता के मेहनत में। और इन्होंने ऑल इंडिया रैंक में 54वां स्थान हासिल किया है और उन्होंने सेल्फ स्टडी से हासिल किया है। और यही देखने के लिए कि किस तरह से तैयारी थी और अर्पित गुप्ता किस तरह से तैयारी करते थे, आज गोरखपुर पोस्ट की टीम इनके घर पर है और ये जानने की कोशिश करेगी कि अर्पित गुप्ता किस तरह से सोचते थे यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं। जस्ट हमारे दाहिनी तरफ बैठे हैं देश के भविष्य, और इस भविष्य से कई भविष्य आज कुछ सीखेंगे। अर्पित जी, पहले तो आपको यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए गोरखपुर पोस्ट की टीम से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए और मेरी जो बात है वो लोगों तक पहुँचाने के लिए। आप आईआईटीएन हैं, आपने रुड़की से बीटेक किया, 2-3 महीने तक आपने जॉब किया, फिर आप जॉब छोड़ते हैं और यूपीएससी की तैयारी करने लगते हैं। आपको कहाँ से ये मोटिवेशन मिला कि हमको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, या आपने कब ये सपना देखा कि आपको एक आईएएस बनना है? मैंने ये जो भी चीज़ें हैं वो 11th-12th क्लास से जो है चीज़ें सोची थी। तो लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को बहुत क्लियर नहीं था कि क्या एग्जैक्टली ये एग्ज़ाम है और क्या चीज़ें हैं। बस एक सपना था कि हाँ ये चीज़ करनी है। तो जब मैं कॉलेज गया तो जो है 3rd ईयर 4th ईयर के टाइम पे धीरे धीरे चीज़ें जो हैं मुझे समझ में आने लगी कि एग्ज़ाम है क्या और कैसी चीज़ें हैं। उसके बाद जब मैंने जॉब शुरू की तो मैंने इस एग्ज़ाम के लिए एक पढ़ाई करने की कोशिश जो है शुरू कर दी। लेकिन जॉब के साथ मैं पढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि जॉब थोड़ी लॉन्ग आवर्स की रहती है, 10-11 घंटे की जॉब रहती है, और क्योंकि मैं फाइनेंशियल मार्केट्स में था तो बहुत हाई डिवोशन डिमांड करता है ये एग्ज़ाम। तो इस वजह से मुझे लगा कि जॉब छोड़नी पड़ेगी, तभी जो है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कहीं ना कहीं शुरू की जा सकती है। तो मैंने सितंबर 2019 में जो है ये जॉब छोड़ी और उसके बाद मैंने अपनी तैयारी जो है पूरी तरह से शुरू की। अर्पित जी, आपका ऑल इंडिया रैंक 54 है, 44 है। आप आईएएस बन गए हैं ना।
और मैं आप में एक बहुत बड़ा भविष्य देख रहा हूँ कैबिनेट सेक्रेटरी का, जिनकी उम्र कम होती है और एक आईएएस का भी एक सपना होता है उस पद तक जाने के लिए। आपकी तैयारी करने का तरीका क्या था? मेरे ये दर्शक ये चाहते होंगे कि अर्पित जी से पूछा जाए कि तैयारी करने का तरीका क्या होता है। और हम देखते हैं कोई 90% अंक पाता है इंटर में, या फिर देखते हैं 85% पा रहे हैं, लेकिन आईएएस में 55% अंक पाने में पसीने छूट जाते हैं। क्या आपकी तैयारी करने का तरीका होता था? देखिए, मैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि जो ये एग्ज़ाम है वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना डिमांड करता है। तो हमें क्या होता है कि एक टाइम टेबल सेट करना होता है अपने डेली रूटीन में कि हमें जो है 8 से 9 घंटे पढ़ने हैं, और किस तरह से पढ़ने हैं, किस तरह से टाइमिंग देनी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो और हमें एक तो लॉन्ग टर्म प्लान बनाना होता है कि आज से लेके अगले 1 साल तक का प्लान बनाना होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो इसका जो सिलेबस है वो ही लगभग 1 साल लग जाते हैं कंप्लीट करने में। तो इसलिए जो है आपको इस तरह से प्लानिंग करनी होती है कि लॉन्ग टर्म में आप जो है ये प्लान चला पाएँ। कहीं ना कहीं बीच बीच में आप प्लान थोड़ा अपडेट करते रहते हैं। तो मेरा जो डेली रूटीन है वो यही हुआ करता था कि मैं जो है सुबह 10 बजे पढ़ने बैठता था, और 10 से 12:30 मैं एक बार एक स्लॉट में पढ़ता था। फिर दोपहर में वही थोड़ा जो है रेस्ट करना और ये सब करने के बाद एक बार शाम को 3:30 से 6 बजे पढ़ता था। फिर एक बार 7 बजे से 9:30 बजे तक पढ़ता था। तो ये 3 स्लॉट्स में मेरी लगभग 7.5 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी। इसके बाद मैं रात में 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो है बाकी चीज़ें कवर करता था, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ लिया मैंने, या फिर कुछ भी चीज़ें हैं जो नई मुझे लगता है कि कवर करनी है, नई वाली चीज़ें वो कवर कर लेता था। तो लगभग जो है मेरी डेली बेसिस पे 9 घंटे की पढ़ाई होती थी इफेक्टिवली। और मुझे लगता है कि ये जो इफेक्टिवली 9 घंटे की पढ़ाई है, ये जब आप 1 साल तक या 1.5 साल तक या 2 साल तक करते हैं, तब जा कर के आप इस एग्ज़ाम के बहुत ही नज़दीक पहुंच जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है सेल्फ स्टडी। लोग सालों लगा दे रहे हैं, 3 साल 4 साल, और ये कहा भी जाता है कि आईएएस एक पंचवर्षीय योजना है, आपको लंबा लेकर चलना है ना, और प्रेशर क्रिएट करता है। और ये लोग कहते हैं कि जब आपको एक जिला मिलेगा, आपको एक प्रेशर मिलता है। मैं ये मानता हूँ उससे कहीं ज़्यादा प्रेशर आप अपने स्टडी समय में ले लिए होते हैं। मैं एक ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने सिलेबस भी जान लिया, आपने किताबें समाज को जानने के लिए किताबों को पढ़ लिया, संविधान को जानने के लिए किताबों को पढ़ लिया, हिस्ट्री जान लिया, एंशिएंट हिस्ट्री जान लिया, आपको ऑप्शनल मैथ था वो भी जान लिया, लेकिन जो इस समय आपको खुशी अनुभूति हो रही है रिजल्ट आने के बाद, कैसा महसूस हो रहा था? और घर का माहौल क्या था, समाज का माहौल क्या? देखिए, खुशी जो है अभी जानना चाहता हूँ कि सब कुछ आप जानते हैं, सब कुछ नेट के माध्यम से सब कुछ, लेकिन जो खुशी मिली होगी रिजल्ट आने के बाद, उस खुशी को जानना चाहता हूँ। अर्पित, आपको कैसा महसूस हुआ? लग रहा है कि आप आईएएस बन गए हैं? देखिए, सही बताऊं तो मुझे अभी तक ये जो वो वाली खुशी है बनने वाली, वो कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा नहीं आई है। मुझे तो मतलब मैं तो सबसे ज़्यादा खुश इस बात को लेकर के हूँ कि मेरे आसपास के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो जो एक फीलिंग होती है खुशी वाली, वो मतलब सिंक इन करना जिसको बोलते हैं, एक्सेप्टेंस हो जाना उस चीज़ का, वो कहीं ना कहीं अब उतने लेवल पे नहीं हुआ है, क्योंकि लोग अभी तक आ जा रहे हैं तो बैठ करके सोचने का मौका नहीं मिला है अभी तक कि क्या एग्जैक्टली हुआ है और इतने दिनों में। लेकिन वही है, इस बात की बहुत खुशी है कि जो है मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है, और अब मुझे लगता है कि इसके आगे जो भी मैं करूँगा, जो है जो भी मैंने सोचा है इस एग्ज़ाम के लिए बाद जो है करने का, वो मैं कोशिश करूँगा पूरी तरह से करने की। और असली सेटिस्फेक्शन जो है वो मेरे लिए होगा कि जब मैं उन लोगों के लिए काम करूँगा जिन लोगों के लिए मैंने काम करने का सोचा है, और वो सारे काम करके दिखाऊँगा। आपने जॉब छोड़ दी, एक अच्छा आप सैलरी पाते थे। मेरा जानना आपसे ये है कि जब आप तैयारी करते थे तो पीटी की तैयारी अलग करें या मेंस की, दोनों को मिक्स करके एक लंबी तैयारी करें? क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है, पीटी तो एक होता है, एक बाधा होती है, जीएस मतलब एक मेरिट बनता है, आप आगे चले जाते हो। ये कहा जाता है कि जब तक आप लिखना नहीं जानोगे आईएएस नहीं बनोगे, है ना? तो मैं आपसे ये जानना चाहूँ, आपकी तैयारी क्या थी? पीटी लेवल की तैयारी थी कि आप दोनों एक साथ करते थे? देखिए, मैं मतलब काफ़ी सारे लोग जो हैं, काफ़ी सारे टॉपर्स जो हैं वो ये बोलते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है वहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं इन सारी बातों को सब्सक्राइब नहीं करता हूँ। मुझे ये लगता है कि मेंस की प्रिपरेशन जो है शुरू से करनी चाहिए। जब भी आप शुरू करते हैं तो मेंस की तैयारी शुरू करिए, और कम से कम पहले 6 महीनों तक मेंस के सिलेबस को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। 4 लाइन्स पे सिलेबस लिखा हुआ है उसका, और 4 लाइन्स के सिलेबस को डिकोड करने में लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए जो है आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझनी है वो ये है कि आपको मेंस का सिलेबस पढ़ना है, मेंस के सिलेबस से समझना है कि प्रीलिम्स का सिलेबस है क्या।
तो इसलिए मैंने मेंस से तैयारी शुरू कर थी और प्रीलिम्स जो है मैंने आखिरी 3-4 महीनों में पढ़ा है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो मेंस की तैयारी है वो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को काफ़ी हद तक कवर करती है, क्योंकि अब मैं आप बहुत सारे क्वेश्चंस आप मेंस के जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में ऐसे देखेंगे जो आपको तभी मालूम होगा जब आपने मेंस की तैयारी करी होगी, क्योंकि बहुत सारी कमिटीज़ के रिकमेंडेशंस यूपीएससी डायरेक्टली पूछ रहा है पिछले 2-3 सालों में, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि आपको बिना मेंस की तैयारी के नहीं आ सकते हैं। और अगर आप प्रीलिम्स की ही सिर्फ तैयारी साल भर कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं हैं, और उन 3 महीने जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मिलते हैं उसमें आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं मेंस के लिए, तो आप एनीवेज जो है प्रीलिम्स निकालने के बाद भी आउट ऑफ द लिस्ट हैं। इनफैक्ट आपका मेंस भी क्लियर नहीं होगा, आप इंटरव्यू तक पहुंचने की बात ही छोड़िए, आपका मेंस भी क्लियर नहीं होगा। तो इस एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी है ये प्लानिंग कि आप मेंस का सिलेबस कितने जल्दी और कितने कम टाइम में कवर कर लेते हैं और कितने इफेक्टिवली कवर कर लेते हैं। हर पोर्शन को, सिलेबस में लिखे हर वर्ड को प्रिपेयर करना है, सिलेबस में जो लिखे हैं उनको। उसके बाद आप प्रीलिम्स के लिए लास्ट के 3-4 महीने पढ़िए, 3-4 महीने मॉक्स लगाइए, और प्रोवाइडेड आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे सेपरेट करना पड़ेगा इस प्रिपरेशन को, क्योंकि जब आप लास्ट में प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे होते हैं तो आप फैक्ट्स मगअप कर रहे होते हैं, जब आप मेंस के लिए पढ़ रहे होते हैं तो आप एनालिसिस कर रहे होते हैं किसी भी टॉपिक का। फॉर एग्जाम्पल एक हिस्ट्री का टॉपिक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है, वहाँ पे हम ये सोचते हैं कि इसको कैसे डील करना है। तो डील अगर हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किसने किसने पार्ट लिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ, कौन से सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अप्रूवल दिया गया, तो अगेन यही नागपुर सेशन में क्या हुआ, क्योंकि नागपुर सेशन में अप्रूवल हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेकिन जब हम मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो हमें इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें फ़र्क पड़ता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कितना सक्सेसफुल रहा, सोसाइटी के किस किस वर्ग ने उसमें पार्टिसिपेट किया है और उनका क्या रोल रहा है इस मूवमेंट में, किन वर्ग के लोगों ने नहीं पार्टिसिपेट किया और क्यों नहीं किया, या फिर गांधी जी ने क्यों इस मूवमेंट को वापस ले लिया, तो वो उसके पीछे का एनालिसिस क्या है। तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जो मुद्दा है उसके अराउंड चीज़ें क्या थी, रैदर देन वो मुद्दे का जो फैक्ट है रट लेना, वो प्रीलिम्स के लिए होता है। तो इस तरह से हमें सेग्रीगेट करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें मेंस के लिए। जो हमारे दर्शकों ने, आज मैंने कल कई लोगों से प्रश्न लिया है ना, जब से आपका 54वां रैंक आया है ऑल इंडिया में, और सबसे टफ है, जहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, जहाँ बच्चों को धरना देना पड़ा, वहाँ यूपीएससी एक आशा की किरण है, जहाँ एक अमीर का लड़का, एक गरीब का लड़का जिसके पास मेहनत करने की ताकत है, संघर्ष करने की ताकत है, वो आईएएस बन सकता है। आए भी रिजल्ट। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप करंट को कैसे तैयार करते थे। द हिंदू यहाँ एक दिन लेट आता है, मटेरियल के लिए लोग दिल्ली और मुखर्जी नगर जाते हैं, लेकिन अर्पित ने सहजनवा में रह के तैयारी की है। तो आपके नोट्स, अब आप जानते हैं कि करंट का कितना महत्व है आईएएस में, तो करंट को आप कैसे इकट्ठा करते थे और आपके नोट्स बनाने के तरीके क्या थे। देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि अभी जो है ना, भारत के किसी भी कोने में बैठ करके आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि लगभग हर एक चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैं कोई भी करंट अफेयर्स का मुझे मटेरियल चाहिए होता है, मैं सिंपली जो है जिस भी कोचिंग का चाहिए मैं वहाँ पे पहुँचूँगा, उनकी वेबसाइट पे सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए। मैं एक क्लिक पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सॉफ्ट कॉपी में पढ़ सकते हैं तो आप लैपटॉप में या मोबाइल में पढ़ लीजिए। आपको लगता है कि प्रिंट आउट निकालना है तो किसी दुकान पे जा करके आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और आप पढ़िए। क्योंकि देखिए, दिल्ली में भी ऐसा कुछ नहीं है जो मिल रहा है जो यहाँ पे नहीं मिल रहा। अभी हर एक चीज़, हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन जो है सबने लोगों के एकदम हैंड में प्रोवाइड करा के रखी हुई है, क्योंकि कोविड के बाद बच्चे जो है कहीं ना कहीं घर पे अपने रहना धीरे धीरे शुरू कर दिए थे। तो इस चीज़ से तो बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड नहीं फील करना है कि मैं इतने दूर बैठा हूँ दिल्ली से तो क्या होगा, क्योंकि अभी जो आप मैक्सिमम टॉपर्स देख रहे होंगे वो मैक्सिमम घर पे थे अपने, जब प्रिपरेशन कर रहे थे। तो घर से पढ़ना कहीं ना कहीं कोई बाधा नहीं है। इनफैक्ट अच्छी बात है कि आपकी तबीयत नहीं ख़राब होती है। अगर तबीयत ख़राब होती है तो आपके लिए कोई देखने वाला होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत ही मोटिवेटेड फील करते हैं, क्योंकि आपके आसपास के लोग हमेशा जो है आपको पुश करते रहते हैं कि अरे अच्छा करोगे, अच्छा करोगे। वहाँ पे आप एक भीड़ का हिस्सा होते हैं, जो भीड़ कॉम्पीट कर रही है आपसे कहीं ना कहीं। एक सवाल और है कि जैसे आप तो टॉपर रहे हो, आईआईटीएन रहे हो, रुड़की से आपने आईआईटी किया, आपने मैकेनिकल इंजीनियर आप थे। जब आपने जॉब छोड़ा, एक अच्छी सैलरी आप पा रहे थे, तो आपको लगा नहीं कि मैं एक अच्छे पैकेज को ठुकरा रहा हूँ, आईएएस की तैयारी करने जा रहा हूँ, है ना। और बड़ी तेज़ आपने सफलता प्राप्त की और इस सफलता को मैं सलाम भी करता हूँ। 23 साल की उम्र में जहाँ लोग सीखते हैं, अभी ये जानते हैं कि सिलेबस होता क्या है और आप आईएएस बनने जा रहे हैं, है ना। तो ये एक जो पल, जब आपके पिताजी का रिएक्शन क्या था। देखिए, जॉब छोड़ने का डिसीजन जो है मेरा, वो कॉलेज से ही डिसाइडेड था कि जॉब तो करनी नहीं है। हाँ। कितने दिन करूँगा इस पे डिपेंड करता है कि मैं कितने टाइम तक जो है जॉब के साथ पढ़ पाऊँगा।
तो हालांकि वो दिन जो है 2 ढाई महीने 3 महीने में ही आ गया कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। लेकिन क्योंकि मेरा जो है मोटिव कभी भी जो है सैलरी या पैसा नहीं रहा है, तो मतलब मुझे कभी भी इस चीज़ को लेकर दुख नहीं होना था कि मैं जॉब छोड़ दूंगा तो मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरतें भी नहीं रही हैं। तो मेरा जो काम है वो चल जाता है बहुत कम पैसों में भी, तो ऐसा कोई ज़रूरतें नहीं है जिसकी वजह से मुझे पैसे की ज़रूरत रही हो। बाकी मैंने जब घर पे बताया तो वही पेरेंट्स का हमेशा सपोर्ट रहा है मेरे साथ, कि उन्होंने कोई बोला कि कोई इशू नहीं है, तुम जॉब छोड़ सकते हो, तुमको पढ़ना है तो पढ़ाई कर सकते हो। क्योंकि जो है पेरेंट्स का एक भरोसा रहता है कि मतलब जिस भी जगह पे जा रहा है करने की कोशिश करेगा तो पेरेंट्स ज़रूर सपोर्ट करते हैं। और जिसके पेरेंट्स नहीं करते हैं वो अगर अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं मना ले इस चीज़ के लिए तो ज़रूर पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। और मुझे लगता है पेरेंट्स का सपोर्ट इस पूरे जो प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जॉब छोड़ना या फिर जो भी चीज़ें इस तरह के बड़े डिसीजंस होते हैं वो पेरेंट्स सपोर्ट के बिना नहीं लिए जा सकते हैं। आप अपने सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? मैं अपनी सफलता का श्रेय जो है अपने परिवार को सबसे ज़्यादा देना चाहता हूँ। मेरे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने कंस्टेंटली मुझे सपोर्ट किया है, और कहीं ना कहीं ये जो एग्ज़ाम है उसमें यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ा जो रोल रहा है इन्हीं लोग का रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ कि पेरेंट्स का इस तरह का सपोर्ट मिलना जो है वो थोड़ा रेयर भी होता है। तो मैं पूरी तरह से सफलता का श्रेय जो अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा। एक सवाल और है हमारा कि जैसे जब वो कोई तैयारी करता है, आप भी तैयारी कर रहे थे, है ना, और आप तैयारी का फल हमारे सामने भी, आज समाज भी खुश है, परिवार भी खुश है, और हम भी बहुत खुश हैं कि मतलब हमारे क्षेत्र, हमारे शाहजहां और गोरखपुर की मीडिया कवर कर रही है ना। ये एक जो प्रेशर आता है, बच्चे ये पूछना चाहते थे कि एक बार पूछ लीजिएगा। पहले तो बच्चे ये पूछते थे कि ये पूछ लीजिएगा कितने घंटे पढ़ते थे, ठीक है, तो ये घंटा, हाँ घंटे बता दिया। और ये बता दी जो प्रेशर आपका ऐसे जो आपके ऊपर एक प्रेशर आता था, कभी कभी आ जाता है किसी टॉपिक को लेके, या फिर आप कुछ पढ़ रहे हो नहीं वो हो पा रहा है, तो उस प्रेशर को आप कैसे मेंटेन करते थे, कैसे मोटिवेट होते थे? देखिए बहुत सिंपल है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस पूरी प्रिपरेशन में है ना, कि स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस आ रहा है तो और ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करिए। मतलब मैं ये कहता हूँ कि जो है इस प्रिपरेशन को एंजॉय करिए। अगर आपके अंदर आपको लग रहा है ना बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो पढ़ाई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बंद करिए। आप फ्रेंड्स के साथ बाहर जाइए, घूम फिर के आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम प्रेशर में, पहली बात तो हम लर्न नहीं कर सकते प्रेशर में कुछ भी। हमारा क्या होता है, प्रेशर में हम जो भी पढ़ते हैं ना वो चीज़ें ना हमें याद होती हैं, और उससे और ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है कि मुझे याद भी नहीं हो रहा है अब ये। तो इससे अच्छा है कि आप कुछ टाइम के लिए जो है 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए ब्रेक ले लीजिए। जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ बाहर चले जाइए। पढ़ाई की बातें तो बिल्कुल मत करिए उनसे। यहाँ ये नहीं कि आप वहाँ पे जाके यही रोना रो रहे हैं कि यार मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। जाइए वहाँ पे खुश रहिए, रैंडम बातें करिए जो भी आप दोस्तों के बीच में होती है इधर उधर की, कि यार वो दोस्त क्या कर रहा है, या फिर ये करते हैं, या फिर यहाँ चलते हैं घूमने, ऐसे ऐसे कुछ भी बातें। इससे क्या होता है कि आपका जो एक मन है वो खुश हो जाता है। और इस पूरे प्रिपरेशन में जब आपका मन खुश रहता है ना पढ़ाई को लेकर के, आप बहुत खुशी से पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो ये एग्ज़ाम बहुत ही इजी लगने लगता है कहीं ना कहीं। अगर आप जब इस तरह से सोचते हैं ना कि ये प्रेशर है, ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा है, तो ये एग्ज़ाम टफ होने लगता है, क्योंकि फिर आप जो है चीज़ें जो पढ़ते हैं वो भी गेन नहीं होती हैं। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अर्पित गुप्ता जी, जिनका ऑल इंडिया में 54वां रैंक है और ये आईएएस बन चुके हैं। इनका कार्डर जैसे हमको सूचना मिली यूपी है और हरियाणा है, और आपने कौन सा ऑप्शन दिया है? एमपी दिया है, और ये सेवाएं देते मिलेंगे। और आज समाज ये जानना चाह रहा है और इस पल को समेट लेना चाह रहा है कि अर्पित गुप्ता तो मेरे साथ चाय पीते थे, हमने कल उनको वहाँ देखा था, मैं लाइब्रेरी में मेरे जस्ट दाहिनी बगल पढ़ते थे, लेकिन इनके संघर्षों को कुछ लोग हैं जो जानना चाहते हैं। आज मैंने जाना कि किस तरह से अर्पित गुप्ता तैयारी करते थे। और मैं जब इनके पिताजी से मेरी बात हो रही थी, नरेंद्र पाल गुप्ता जी रिटायर्ड सीनियर इंस्पेक्टर पूर्वोत्तर रेलवे के हैं, गजब का कॉन्फिडेंस है, हर गार्जियन का कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए। कैसे बच्चों को आगे बढ़ाना है, किस तरह से अगर बच्चा डिमोटिवेट हो रहा है तो कैसे मोटिवेट करना है। एक बार एक लड़के ने पूछा मुझसे कि सर आईएएस का सिलेबस क्या है, मैं बड़ा तेजी में था, मैंने बोला तुम्हारे आंखों के सामने जो कुछ दिखाई दे रहा है वो आईएएस का सिलेबस है ना। फिर मैं तेजी में था, शाम को उसको मैंने निकाल के प्रिंट दिया, वो बच्चा 2-3 घंटे पढ़ा, फिर आके बोला अंकल आपने सही कहा, जो आपके आंखों के सामने दिख रहा है वो आईएएस का सिलेबस है ना। तो ये कठिन पेपर जो होता है यूपीएससी का, जहाँ एक विश्वसनीयता है, कोई भी जिसके अंदर मेहनत करने की लगन है वो सफलता हासिल कर सकता है। ऐसे लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे जिन्होंने मेहनत के दम पे कुछ हासिल कर लिया है, कुछ कर गुजरने की चाहत है, अभी भी इनके अंदर कुछ करने की वो चाहत है। अब आईएएस ये बन चुके हैं, अब जहाँ के वो कलेक्टर बनेंगे, डीएम बनेंगे, जो इनको पद दिया जाएगा, गजब का टैलेंट है, अपने टैलेंट से समाज को निखारने की कोशिश करेंगे। कैमरा संभालने अजलान, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं।